दोस्तों आज तारीख हो गई 9 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया मंगलवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। संसद में फोटो सेशन के बीच बेहोश हुए गुजरात के बीजेपी सांसद नरहरि अमीन। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। नए संसद भवन में आज सदन की कार्यवाही होना है। इससे पहले मंगलवार की सुबह सभी सांसद पुराने संसद भवन पहुंचे। यहां सांसदों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान गुजरात के बीजेपी सांसद नरहरि अमीन अचानक बेहोश हो गए। हालांकि कुछ ही देर में उनकी हालत में सुधार हो गया और वह दोबारा फोटो सेशन में शामिल हो गए। अमीन ने 1990 में जनता दल के टिकट पर साबरमती से विधानसभा चुनाव जीता था और बीजेपी के नटवर पटेल को 9,444 वोटों से हराया था। इसके बाद अमीन 1995 और 1998 में लगातार 2 चुनाव भाजपा के 3 ओझा से 21,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। 2002 के चुनाव में उन्हें फिर से बीजेपी के जितेंद्र पटेल ने से 59,190 वोटों से भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2007 में कांग्रेस के युवा नेता देव सिंह चौहान ने उन्हें हराया था। बता दें कि भारत ने एडविन लुटियंस के डिजाइन किए गए 36 साल पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया गया है। आज से संसद के नए भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा। दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहीं 2:15 पर राज्यसभा में कार्यवाही होगी। नए संसद भवन की शुरुआत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें कुल 1280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए अगली बड़ी खबर। 23 सितंबर को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के जन्मदिन पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर कार्यक्रम में होंगी शामिल, देंगी शुभकामनाएं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिन उनके गृहग्राम सिद्धि जिले के सांड़ा में 23 सितंबर को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गरिमापूर्ण मनाया जाएगा। अजय सिंह राहुल के जन्मदिन पर उनके गृहग्राम सिद्धि जिले के सांड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े आयोजन की तैयारियां कर रखी हैं। आयोजन में संपूर्ण मध्य प्रदेश से उनके अनुयायी कार्यकर्ता और सहयोगी पधारेंगे। कार्यक्रम में एमपी में काबा गाने वाली विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी आमंत्रित हैं। वह अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। देखिए अगली बड़ी खबर। लश्कर कमांडर उजैर खान सहित 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ पिछले 1 सप्ताह से जारी मुठभेड़ मंगलवार के 7वें दिन खत्म हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया है। उसका शव मिल गया है। कश्मीर के एडीजी विजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि मारे गए 2 आतंकवादियों में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। कुमार ने कहा कि गोलीबारी में सेना के 2 अधिकारियों और 1 पुलिस अधिकारी सहित 4 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई है। विजय कुमार ने अनंतनाग में पत्रकारों को बताया कि अभी तक लश्कर कमांडर उजैर खान का शव बरामद किया जा चुका है। दूसरे आतंकी का शव दिख रहा है, लेकिन अभी तक उसे निकालना संभव नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह बुधवार को दक्षिण कश्मीर जिले के डोले वन क्षेत्र में शुरू हुई गोलीबारी खत्म हो गई है, लेकिन तलाशी अभियान जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां तलाशी ली जानी बाकी है। बहुत सारे गोले हो सकते हैं जिनमें विस्फोट न हुआ, उन्हें बरामद कर नष्ट किया जाएगा। हम लोगों में से अपील करते हैं कि वे इस क्षेत्र में न जाएं। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों की रिपोर्ट मिली थी कि वहां से 2-3 आतंकवादी हैं। कुमार ने कहा कि संभावना है कि तीसरा शव कहीं भी हो। तलाश पूरी होने के बाद इसका पता चलेगा। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 3 अधिकारी और 1 सैनिक की शहादत का बदला लेने की प्रतिबद्धता जताई है। अनंतनाग जिले के गडोले वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकवाद रोधी अभियान के 6ठे दिन सोमवार को 200 मिले। सूत्रों ने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान सैनिक प्रदीप के रूप में हुई है, जो बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, जबकि दूसरे मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह से जारी अभियान पर चुप्पी साध रखी थी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पिछले बुधवार को जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट के अलावा 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोचक शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के पहले दिन ही प्रदीप लापता हो गए थे। ऐसे माना गया था कि वह मारे गए हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। 27 साल से चल रहा इंतजार अब होगा खत्म। 20 सितंबर को महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में चर्चा। 19 सितंबर को नए संसद भवन की शुरुआत के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे को भी इस दिन एक नई दिशा मिल गई है। सदन में बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होने वाली है। 27 सालों से ज़्यादा समय के इस कानून का इंतजार किया जा रहा था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को नए संसद भवन में ये बिल लोकसभा में पेश किया। सदन में अपने संबोधन में मोदी ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई बार विधेयक पेश किया गया, लेकिन विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था। उन्होंने कहा, आज भगवान ने मुझे इसे आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया विधेयक ला रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे लोकतंत्र को और सशक्त करेगा। इससे पहले दिन में मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने विदाई भाषण में भारत की आज़ादी पर पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को याद किया। महिला आरक्षण विधेयक की विधायी यात्रा तब शुरू हुई थी जब
HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे सितंबर 1996 में संसद में पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली NDA सरकार ने 1998 12वीं लोकसभा में फिर से आगे बढ़ाया। 2004 में कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार ने इसे अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया। आखिरकार 2008 में इसे राज्यसभा में पेश किया ताकि एक बार फिर चूक को टाला जा सके। हालांकि तब राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसे उसके सहयोगियों ने कोटा के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की मांग की तो सत्ता में मौजूद सरकार ने इसे लोकसभा में बढ़ाने से रोक दिया। विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसमें कहा गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए उस तरीके से आरक्षित होंगी जैसा संसद के कानून से तय की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित सीटों की संख्या भी शामिल होगी। राज्यसभा विधेयक में विधानसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया गया है। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में एक बड़ी चुनौती चुनाव की मौजूदा प्रणाली थी। यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट किया जाता है जिससे खास समूहों के लिए सीटें आरक्षित करना मुश्किल हो जाता है। राज्यसभा में SC और ST के आरक्षण नहीं है और ऐसे आरक्षण शुरू करने के किसी प्रयास के लिए वोटिंग सिस्टम को बदलने के संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी। लोकसभा महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है और कई विधानसभाओं में तो उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी समेत कई विधानसभाओं में 10% से कम महिला प्रतिनिधित्व करती हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में आज की तारीख में 10-12% महिला विधायक हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। चुनावी साल में कांग्रेस को एक और बड़ी झटका। गोंडवाना की राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार फेरबदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अखिल भारतीय गोंडवाना की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका भट्टी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि भाजपा नेता उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोनिका भट्टी को सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान CM शिवराज ने मोनिका को पार्टी की तरफ से गुलदस्ता के साथ गमछा पहनाया। आपको बता दें गोंडवाना पार्टी का मरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खासा प्रभाव है। मोनिका के भाजपा में शामिल होने से एक बार फिर बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। 2003 में मनमोहन शाह भट्टी ने गोंडवाना पार्टी गठन कर चुनाव लड़ा था जिसके बाद वे विधायक बन गए थे। हालांकि कोरोना काल में उनका निधन हो गया था। ऐसे में अब मोनिका भट्टी के भाजपा में आ जाने से कई समीकरण बदल जाएंगे। देखिए अगली बड़ी खबर। बागेश्वर बाबा का भोपाल में 18 सितंबर को सजे बुधवार किसका निकलेगा पर्चा। बीजेपी के संस्थापक सदस्य कैलाश सारंग और उनकी पत्नी प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 और 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे से श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। श्री हनुमंत कथा के भव्य आयोजन के लिए भोपाल में पीपुल्स मॉल के पीछे करोड़ में 55 एकड़ परिसर में कथा स्थल बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें देश भर के लगभग 10 लाख लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही 28 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार भी बाबा बागेश्वर लगाएंगे। बाबा बागेश्वर के भोपाल आने पर अन्ना नगर के करीब 5000 गाड़ियों के साथ लगभग 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा कैलाश नगर, रचना नगर, ओल्ड सुभाष नगर, पंजाबी बाग, परिहार चौराहा, अशोक विहार, महामाई बाग स्टेशन, चांदवाड़, सेमरा मंडी, सुभाष कॉलोनी, सम्राट कॉलोनी होते हुए अशोक गार्डन स्थित विवेकानंद पार्क में समाप्त होगा। इस दौरान शहर के 300 से अधिक सामाजिक संगठनों द्वारा लगभग 1500 स्वागत मंचों से बागेश्वर धाम सरकार का भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार के लिए 1 लाख से ज़्यादा आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा भोपाल में अब तक का सबसे भव्य धार्मिक समागम होगा। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के शामिल कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमंत कथा के आमंत्रण पत्र का वितरण किया जा चुका है। मंत्री सारंग ने बताया कथा में देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। कथा स्थल पर सभी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 50,000 वर्ग फीट में वाटर प्रूफ डोम लगाए जा रहे हैं। वहीं पंडालों में आने के लिए पीपुल्स मॉल मुख्य सड़क से कुल 11 द्वार बनाए गए हैं जिसमें सभी प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जहां पुलिस के जवान और सेवादार श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था संभालेंगे। 300 सामाजिक संगठन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन और ठहरने की करेंगे व्यवस्था। 2 दिवसीय कथा में शामिल होने आ रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था के लिए 300 से अधिक सामाजिक संगठन द्वारा धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही क्रम